गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। मौजूदा सियासी कशमकश की हिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वफाक की अलामत समझे जाने वाले जो इदारा है उसकी बात करेंगे। सैनेट के जो मसाइल का शिकार होता नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात मुलतवी होने के बाद ये सवाल जन्म ले रहा है कि क्या एक वफाकी इकाई की नुमाइंदगी के बगैर सैनेट को सही तौर पर तश्कील दिया जा सकेगा। इस बात के पेश नज़र सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 9 अप्रैल को होने वाले चेयरमैन सैनेट और डिप्टी चेयरमैन सैनेट के इंतखाब को मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी है, जो आइन के आर्टिकल 60 के तहत दायर की गई है। 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ऐवान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब हो जाए तो तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल कर लेगी। इन हालात में सवाल ये उठता है कि क्या चेयरमैन का इंतखाब हो सकेगा या ये मामला भी अदालतों की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर क्या फैसला करेगा, ये इस बारे में जानेंगे अपने पैनल से क्या एक्सपेक्टेड है। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान बेहतर होते ताल्लुकात की गूंज की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इसी तर्ज का मिलता जुलता पैगाम कल बानी तहरीक इंसाफ ने जेल से भी दिया। क्या यूटर्न सियासत की माहिर तहरीक इंसाफ ने हालात से समझौता कर लिया है? क्या बानी तहरीक इंसाफ को मिलने वाली सजाओं में रिलीफ भी इसी का पेश खैमा है? और लतीफ़ खोसा 2 अप्रैल में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के मुंतज़िर भी हैं। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का इशारा दे चुके हैं। तो क्या हुकूमत भी मौजूदा हालात में ताकतवर हलकों की हाँ में हाँ मिला रही है? अब तहरीक इंसाफ ऐसे अपने मकबूल बयानिए का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर पाएगी, इस पर भी डिस्कशन होगी। और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई की, जो तारीख में पहली दफ़ा खुफिया रखने का फैसला किया गया है और इजलास का कोई एलामिया या प्रेस रिलीज मीडिया को जारी नहीं की गई। इसके साथ ही हुकूमत ने FPR अफसरान को भी बगैर इजाज़त मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इतनी सीक्रेसी किस बात की रखना चाहती है, क्या इससे अफवाहों का तूफान जन्म लेगा। हमारा कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब हमें स्काइप लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब भी स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं अनवर रजा साहब और डॉक्टर फारूक सलीम साहब। पीजे मीर साहब, सेनेट इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, लेकिन क्योंकि सेनेट की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, KP की 11 सीट्स अभी रहती हैं, तो ये दरख्वास्त भी वैलिड है कि जब तक तमाम इकाइयाँ मौजूद ना हो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब ना किया जाए। आइडियली होना क्या चाहिए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है आपके ख्याल में कि ये इंतखाब होने दिया जाएगा या इसको भी रोका जाएगा? आइडियली मैं सलमा ये तो कहूंगा कि आइडियली इलेक्शन सारे दोबारा कराएं, क्योंकि आपका एक जो जनरल इलेक्शंस है उसको आपने फास्ट कर दिया है। फिर आपने जजेस की भी कुछ बातें सुन ली हैं, फिर आपने लोगों की, वो कमिश्नर रावलपिंडी की भी आपने बातें सुन ली हैं। तो बेसिकली ये इलेक्शंस जो होंगे ये क्या होंगे, आप इस पे कितना एतबार करेंगे, क्या करेंगे। बहरहाल इलेक्शंस हो गए और जिस पे बड़ी, मैं समझता हूँ कि 70 के बाद दिस वुड बी द ओनली इलेक्शन जो कि सबसे ज्यादा टेंटेड पेंटेड एंड उसके बाद सेंटेड। तो अब ये इसके अंदर आपने कराने हैं, आपका कोरम पूरा होता नहीं है, आप लोगों को पहले अपॉइंट कर देते हैं पोजीशंस के ऊपर प्रायर टू इवन बीइंग इलेक्टेड एज सेनेटर्स। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक हौच पौच सा है इस वक्त, टेम्पररी आप एडॉक आप कह लो कि एक सिस्टम हम इस वक्त चला रहे हैं, बिकॉज नोबडी, हम बातें सारी सलमा करते हैं, आप 1000 सवाल कर देंगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बट आर वी एक्चुअली फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट? नो, आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली अब कुछ रेक्टिफिकेशन आ रही है, कुछ आप कह लो कि कुछ सॉरी फिगर कट कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट ये जो इलेक्शंस हैं, ट्रस्ट मी, दे विल गो द सेम वे एज एनी अदर इलेक्शन। सो यू नो, डोंट बैंक ऑन इट कि ये इलेक्शन चेयरमैन जो आ जाएगा वो बड़ा कोई तीर मार देगा, ये कुछ हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। Forget all of that. This is an exercise which has to be taken, which will be taken, and at the end of the day, we all know what the result will be. और यहाँ पर भी मनमानी की जाएगी। बिल्कुल, absolutely, there's no question about it. ठीक है डॉक्टर साहब, क्या PTI के पास सेनेट से मुतालिक कोई स्ट्रेटजी मौजूद है? देखिए, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने के पीछे कोई PTI के पास कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली मौजूद थी? वो तो यूं कर देते हैं कोई भी काम। हाँ। अच्छा, मैं ज़रा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में कि इलेक्शन से पहले जो सियासी गैर यकीनियाँ थी और उनकी जो तादाद थी, जो मैग्नीट्यूड थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इलेक्शन होना है नहीं होना, कौन जीतेगा, क्या होगा। मेरा ख्याल कि 8 फरवरी के बाद
جو غیر یقینیاں تھیں سیاسی اعتبار سے وہ بہت کم رہ گئیں. اس کے بعد جو اتحاد آیا اس کے بعد دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ بن گئی. جو معاہدے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کہ سینٹ کا چیئرمین کس نے بننا ہے, اسپیکر کس نے بننا ہے, گورنر کون آئے گا, اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ غیر یقینی کی فضا ختم ہو رہی. یہ بات ضرور ہے کہ 11 سینیٹرز ہیں شاید کے پی کے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک پورے صوبے کے سینیٹر جو ہیں یا اس میں الیکشن نہیں ہو. کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ حکمت عملی تو جیسے آپ نے شروع میں کہا ان کے پاس 20 سینیٹرز ہیں, اگر وہ کروا لیتے تو ان کے پاس 27-28 تو بن جاتے, بالکل بن جاتے, اور پھر وہ نمبرز گیم میں ان کی سب سے بڑی پارٹی بن جاتی. اب من مانی اس میں سینٹ میں کچھ نہیں ہونے والی, اس میں نمبرز گیم ہے. دیکھیے 24 پیپلز پارٹی کے سینیٹر بیٹھے ہیں, 19 اس میں آپ نواز لیگ کے جمع کر لیں, 4 وہ باپ کے ہیں, 3 اے این پی کے ہیں, اگر ایم کیو ایم ساتھ مل جائے 60-62 نمبر جو ہیں سینیٹرز کے وہ تو ان کے پاس موجود ہے. اس میں منمانی آپ کیا کریں گے؟ اس میں پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ کتنے اتحادیوں کو ساتھ ملا لے, لیکن لارجسٹ پارٹی تو بن جائے گی نا. لارجسٹ پارٹی بن جائے گی لیکن نمبر تو ان کو چاہیے نا. اس دفعہ کے سینٹ جو ہے وہ 96 پہ ہے, 96 نمبر, اس میں سے میجورٹی چاہیے نا. تو گیلانی صاحب کے پاس پیپلز پارٹی نے تو 60-62 کے قریب کھڑے کر رکھے ہیں. اب وہ بے شک 27 اگر وہ الیکشن کروا بھی لیتے, 27 ہو بھی جائیں تو نمبر کم ہے. نمبر کم, ایک تو نمبرز گیم ہے. نمبرز گیم میں میرا خیال ہے کہ اس الیکشن میں کوئی من مانی والی بات نہیں ہے. سیاست کی بات ایک ضرور ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام آ رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ طاقتور طبقے جو ہیں شاید وہ کاکڑ صاحب کو بنانا چاہتے ہیں یا بنوا لیں گے. تو یہاں پہ تو صاف ہو گیا. 4 تاریخ کو شاید فیصلہ کر دیا تھا صدر زرداری صاحب نے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گیلانی صاحب جو ہیں یہ ہمارے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو سیاسی غیر یقینیاں کم ہوئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے کچھ معیشت کے اوپر بھی مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں. انسرٹینٹی ختم ہونے کی انسرٹینٹی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انور صاحب, مجھے میر صاحب کی باتیں سن کے یہ لگا کہ جس طرح کا 2018 کا الیکشن تھا یا جس طرح کا 2024 کا ہوا, یہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ویسے ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے مجھے تھوڑی سی تسلی پیدا ہوئی کہ نہیں, چیزیں اتنی خراب نہیں ہیں. لیکن ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ چاروں صوبوں کی اکائیاں, ان کی نمائندگی اگر سینٹ کے اندر موجود ہے تو 11 سیٹس کے پی کی نظر انداز کیسے کی جاتی ہیں, اور جب وہ سیٹس ایگزسٹ نہیں کریں گے یا جب ان پہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے ایوان کو مکمل ایزیوم کر کے اس پہ آپ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب کر سکتے ہیں, جبکہ 11 سیٹس کم ہیں اور ایک ہی صوبے کی کم ہے. تو اس میں پی ٹی آئی کا مفاد تو ہے ہی, لیکن آئینی طور پہ بھی ہاؤس کو فل تو ہونا چاہیے, سیٹس تو ساری فل ہونی چاہیے. 1-2 کو چلو پھر بھی کسی وجہ سے نظر انداز کیا جا سکے, 11 سیٹس بڑا نمبر ہوتا ہے. دیکھیے سلمہ, میں پی جے میر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح پلے کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے, انہیں پتہ ہے سینٹ کے انتخابات ہیں تو وہ پولیٹیکلی گین کر سکے, اس لیے انہوں نے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا حلف بھی نہیں لیا اور وہاں پر انتخابات بھی نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی تھی, لیکن چونکہ اسمبلی کا اجلاس کال نہیں کیا گیا کے پی کے, اس وجہ سے وہاں پر حلف بھی نہیں ہو سکا اور انتخاب عمل بھی مکمل نہیں ہو سکا. دوسری جانب مجھے لگتا یہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسی طرح جس طرح 8 فروری کو انتخابات ہوئے اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس طرح وہ سینٹ کے انتخابات بھی کروا لیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس ملک میں آئین اور قانون کو ہر دور میں اپنی مرضی کے ساتھ مولڈ کیا جاتا ہے. ویسے فرق کیوں نہیں پڑے گا انور صاحب؟ فرق پڑنا چاہیے کہ آپ نے یہ آئین کی کتاب کس لیے تشکیل دی, آپ نے اس میں یہ فارمولا کیوں رکھا کہ اس طرح سے الیکٹورل کالج پورا ہوگا, اس طرح سے سینیٹرز یہاں پہ آئیں گے, پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اس ساری فارمیشن کی. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں فرق پڑنا چاہیے, یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جو اس وقت حکومت میں ہیں اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس ملک کو چلاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. لہٰذا جو چیز حکومت کو سوٹ کرے گی, جو ان کی فیور میں ہوگی, وہ اسی طرح ہوگا. اس میں اگر آئین اور قانون ایک طرف آپ رکھ بھی دیجئے تو شاید انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو بھی الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی, تو تحریک انصاف کو تو اپوزیشن میں ہے, انہیں تو ایسا موقع چاہیے جسے وہ کیش کروا سکے, جسے بنیاد بنا کر وہ اپنے بیانیوں کو تگڑا کر سکیں اور جس کی بنیاد پر وہ باہر بھی نکل سکے, تحریک بھی چلا سکیں. لیکن سلمہ بات یہ ہے کہ کیا
आप देखिए 75 ईयर से इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती रही है, हरगिज नहीं। अच्छा, ये हर शख्स हुकूमत को- और ओपोजिशन की अनवर साहब रिफ्ट तो समझ में आती है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना उस दरखास्त के ऊपर जो हामिद रजा साहब ने दायर की है, जिसपे कहा जा रहा है कि ना करें आप ये इंतखाब 11 सीटों पे इलेक्शन होने तक। तो इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस इदारा नहीं है, या वो भी डिक्टेशन लेके काम करते हैं? और अगर डिक्टेशन प्रूफ होती है तो फिर सवाल उठते हैं 2024 के इलेक्शन पे भी। देखिए सलमा, अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वहाँ पर चारों सूबों की नुमाइंदगी भी मौजूद है, KPK के मेंबर भी वहाँ पर मौजूद है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भी। अच्छा, आज जहाँ तक मैं समझता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि वो डिक्टेशन वाली बात तो नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर आप देखिए कि 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात थे, उनका जो डोमेन था उस वक्त तक वो इंतखाबात ठीक रहे। उसके बाद फॉर्म 45 भी लोगों को जारी हुए, वो भी आपने देखा। उसके बाद क्या हुआ, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, और किसी में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं पॉलिटिकल पार्टी में या मीडिया में कि जिन हल्कों ने ये किया उन पर बात करें। उन पर कोई बात ना कर सकता है और ना कोई करेगा। आप कर लें अनवर साहब, ठीक आपके है? पास फोरम है। अच्छा, उस पर ना कोई बात कर सकता है और ना कोई करेगा। और आप जिस तरह कह रही हैं, आपको भी अल्लाह ताला ने एक ताकत और आवाज दी हुई है, शायद आप में भी इतनी अखलाकी नहीं, जरूरत मुझे होनी चाहिए। वाकई नहीं पता आपको कौन अगर कर रहा याद है, हो तो आप सबसे ज्यादा बात मैं यहाँ पर वोकल आवाज और मैं ही खुलकर बात करता हूँ। अभी फोरम ये भी है, आपको अनवर साहब, पता होना अभी बात चाहिए, करें। ठीक है? बिटवीन द लाइन आप भी समझते हैं और मैं भी इन चीजों को जानता हूँ, और मैंने प्रोग्राम भी करना और पाकिस्तान में भी रहना है। आपको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। आपके ख्याल में मैंने नहीं और रहना? आपको नहीं, आपको शायद नहीं रहना, और आप बिल्कुल वो नहीं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न ले लेती है, आप भी यू टर्न ले लेंगी और मैं फंस जाऊंगा अकेला, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बड़ी, और मैंने अपनी बात पे मैंने बातें की भी। देखिए, बात इस वक्त आइन और कानून की एक तरफ रखिए। मसला ये है कि सेनेट के इंतखाबात में जी बिल्कुल जो सुन्नी इत्तेहाद ने एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर क्या फैसला करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला करेगा तो वो भी आइन और कानून की रोशनी में ही देख के करेगा, और उनका बोर्ड वहां पर मौजूद है, तमाम मेंबरान वहां पर मौजूद है। सलमा, बात इस वक्त ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई हुकूमत होती है, 2018 उससे पहले या 2024 की गवर्नमेंट को देख लीजिए, जो हुकूमत होती है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी मर्जी के फैसले करवाती है, और जो अपोजिशन होती है वो 2018 की हो या 2024 की, फिर वो चीखते हैं और इस पर बात करते हैं। मीडिया भी इस पर कोई दबे लफ्जों में बात करता है, लेकिन मसला यह है कि इसको दुरुस्त होने की जरूरत है। कोई तो आगाज करे। ये आगाज मैंने और आपने नहीं करना, ये पॉलिटिकल पार्टी ने करना, जो अपनी स्पेस खोते चले जा रहे हैं। जिन्होंने हुकूमत में आना होता है वो अपनी स्पेस खो देते हैं, और जिन्होंने हुकूमत से चले जाना होता है वो शोर मचाते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत हासिल करते हैं उस वक्त फिर उन्हें ये आइन और कानून और रूल्स याद नहीं आते, ना उन्हें जमहूरियत याद आती है। ये पॉलिटिकल पार्टी ने आगाज करना है, पहला कदम उन्होंने उठाना है, उसके बाद फिर आवाम है, फिर हम मीडिया है, फिर बाकी चीजें हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि अगर आज उनकी बारी है तो कल किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की बारी हो सकती है। इसलिए अब उन्हें अगर जमहूरियत को वाकई मुल्क में प्रवेल करना है तो फिर उन्हें आगाज करने की जरूरत है, उन्हें आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये म्यूजिकल चेयर की गेम खत्म करनी होगी। कोशिश करते हैं आमिर साहब से कनेक्ट कर सकें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर साहब का भी टेक शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर सईद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, सेनेट में चेयरमैन का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या इसको डिले कर दिया जाएगा? इन केस अगर इलेक्शन कमीशन इसको डिले कर देता है 11 सीट्स पे इलेक्शन होने तक, तो फिर क्या बहरान की सूरत हाल पैदा होगी, और अगर नहीं होगी तो उमूर आगे कैसे बढ़ेंगे? थैंक यू सलमा। एक तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप उसको 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को तस्लीम करेगा। कुछ उनके के पुराने से कुछ ऐसे ताल्लुकात भी हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफात रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले भी हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के बगैर ही प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का हो गया, सदर पाकिस्तान का भी इसी तनाज़े में हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कहीं रोका जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और क्योंकि सेनेट जो है वो ऑल्दो कि अगर इसको आप इखलाकी तौर पे, आइनी और कानूनी तौर पे देखें तो बहुत माहिरीन ये समझते हैं कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों का मसला हल नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। लेकिन क्योंकि हमने पिछले कुछ अरसे से को बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनका अपना ही ख्याल रखकर आगे चले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले बहुत से उसके ऊपर इल्जामात भी लगते रहे, बहुत चीजें दुरुस्त थी, बहुत सी गलत भी थी। लेकिन इन हालात में नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इलेक्शन रोका जा सकता है। और जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं, लगता है कि यहाँ इत्तेहाद कौंसिल और PTI को जो है वो मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा। उनकी सीटें पूरी हों ना हों,
یہ معاملہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتا ہے کہ جلدی سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کر کے ہاؤس کو چلا دیا جائے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں جب آپ ایک سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، پھر اس سے نشستیں نہیں تھی، اس کے ساتھ اور جو لیول درخواستیں تھیں وہ منظور نہیں ہوتی تھی، تو اب ان حالات میں اگر اس کے پاس ایک صوبے کی سینٹ کی نشستیں بھی نہ ہوئی تو کون سا کوئی قیامت آ جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں بہت زیادہ آپ کے خیال میں بھی 11 خالی نشستوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکشن ہوگا اور اپنے ٹائم پہ ہوگا، چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا. نمبرز گیم بھی سامنے رکھ لیں نا، اگر کے پی کا الیکشن ہو بھی جائے تو نتیجہ سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا یہی نکلے گا. ٹھیک ہے، پھر بھی ریشو سیم رہے گا، اس لیے ڈفرینس نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. اچھا، جب بھی پی ٹی آئی کے موقف کی درخواست جی کرنا چاہ رہا تھا کہ فرق، میرا یہ خیال ہے کہ فرق پڑتا ضرور ہے اگر کے مطابق دیکھا جائے، لیکن یہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت تو شاید ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ وہ 11 نشستیں ہونی چاہیے، فرق پڑے یا نہ پڑے. لیکن یہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کا بنتا ہے، جو نشستیں کسی سیاسی جماعت کی بنتی ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. اور دوسری طرف جو معاملہ ہے نشست خالی چھوڑ کے اور اگلی راؤنڈ پہ چلے جانا، یہ بھی میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ سسٹم کے لیے اچھا ہے. لیکن آج اگر کوئی سیاسی جماعتیں نا ایک طرف کھڑی ہیں نا، کل دوسری طرف کھڑی ہوں گی، کیونکہ ہم نے تو یہ ٹیبل اسی طرح دیکھا ہے کہ پہلے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب یہ دوسروں کا نمبر آئے گا تو پھر سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، اس سے ملک کو نقصان ہوگا. اس ملک میں ویسے بھی باسی صاحب کون دیکھتا ہے اخلاقیات کو؟ اینی ویز کیونکہ پی ٹی آئی کا ذکر تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ان کی بات تو آ ہی جاتی ہے. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انور صاحب یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی خبریں چل رہی ہیں، رابطوں کی خبریں چل رہی ہیں، یا معاملات طے پانے کا ایک تاثر ابھرتا جا رہا ہے، اس تاثر کو کون ہوا دیتا ہے؟ یہ خبریں کون پھیلاتا ہے؟ ایک بندہ آ کے ڈینائی کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری بات چیت چل رہی ہے، تیسرا کہتا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. ڈفرینٹ قسم کے سگنلز آ رہے ہیں. اصل خبر ہے کیا بات چیت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ دیکھیے سلمہ، پولیٹیکل جب اس طرح ابہام ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں خود کریٹ کی جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں خود پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں. آپ کی اپوننٹ پارٹیز بھی ایسا کرتی ہیں کہ جی ان کا مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں چلے نام بھی لے دیتا ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بانی پی ٹی اے سے جیل میں جب ملاقات ہوئی تو وہ بے پرعزم تھے. انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کروں گا. ہم نے جو الیکشن میں دیکھا، لوگوں نے جس طرح ایک پارٹی کو ووٹ دیے، وہ مجھے جو نشستیں ملی اور جو میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مجھے یہی ہے، وہ اس بات پر بھی تیار ہے کہ میں مرنے کو بھی تیار ہوں. یہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہمیں جب یہ بات بتائی تو وہ اس بات پر ایگری ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے آگے بڑھیں گے، ہم آئینی اور قانونی طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن یہ ایک طرف رکھ لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، سیکنڈ لیڈرشپ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، اور اس کے لیے کئی مرتبہ اس سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی بھی ہے کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ چاہیں گے کہ مذاکرات کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں. یہ دو آراء جماعت میں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اگریسو ہو کر آئین اور قانون کے مطابق اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اس طرح شاید ہم اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو دباؤ میں لا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن ایک حلقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، ہماری مشکلات کم ہوں، اور پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ہماری باری بھی دوبارہ آ سکتی ہے. تو دو آراء ہیں. اب دیکھتے ہیں دو آراء میں سے کون سا بیانیہ، جو کون سی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، کیونکہ جو دو الگ الگ ذہن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف چلنا چاہیے. اب خان صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عوام پر یقین ہے اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں عوام کی طاقت سے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، یا تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی بڑی ایک ووکل آواز ہے، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سول سپرمیسی ہو، لیکن پھر آپ نے دیکھا جلا وطنی بھی کی، پھر دوبارہ آئے. ہم تو حیران ہیں کہ کل اینٹ سے اینٹ بجانے والے آج ایوان صدارت میں موجود ہیں. دیکھیے نا، کہ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہی وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو چیلنج کیا کرتی تھی، اب یہی وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں جو سیم پیج پر ہیں. یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اس میں آئین اور قانون کہیں میٹر نہیں کرتا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھ لیں، جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ سیم پیج پر ہو جاتے ہیں، اور جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ہمارے اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے. لہٰذا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، عرض کیا تھا، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنا ہے کہ ہمیں اب بس کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے اور جمہوری جو تقاضے ہیں ان کو روند کر آگے بڑھنا ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو ایک پیج پر کم از کم منیمم ایجنڈے پر اکٹھا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس بات پر وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر
आप हकीकी मानों में जमहूरियत को आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है मीर साहब, इत्तेफाक राय के लिए जरूरी होता है कि दोनों फरीक तलखियां बुला दें, मामलात जो पुराने थे उनको छोड़ दें और आगे बढ़ने की सोचें। अब खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तरफ वो धमकियां भी दे रहे हैं, इल्जामात भी लगा रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं चीजें, दूसरी तरफ वो बातचीत को भी कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूं। फिर उन्हीं की पार्टी के लोग, बैरिस्टर सैफ ने कहा, उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडिया की फौज के साथ बैठेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। पीटीआई क्या चाहती है वो खुद कंफ्यूज्ड है। आपको लगता है कि इस दोहरी सियासत के साथ या विकेट के दोनों तरफ खेल के ये लोग बातचीत का रास्ता हमवार कर सकते हैं? विकेट की दोनों तरफ खेलते हुए तो ये रन आउट हुए ना। अगर एक साइड पे द क्वेश्चन इज कि आपने बात करनी है। अभी अनवर रजा जो बात की मैं तो मरने के लिए तैयार, व्हाट गुड इज इट इमरान खान फॉर? आई मीन इफ ही इज डेड, ही इज डेड at the end of the day. So what good is he to the people जिनको represent करते हैं? True. ये defeatist attitude है। आपको मिलके बैठ के बात करनी है। पॉलिटिक्स के अंदर आप दरवाजे बंद नहीं करते हैं। आपने बैठ के ही आगे करना, पूरी दुनिया के अंदर होता है। तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो then you're talking like a dictator. You cannot be a dictator जब आप डेमोक्रेसी को तरजीह देते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर तो बात करने की बहुत एक सिलसिला होता है। लेकिन यहाँ whether it is Imran, या PMLN or PPP parties, I don't think they're all interested. अगर इनको किसी को डेमोक्रेसी का आया होता तो फिर ये जो पीटीआई के साथ हुआ है तो फिर हो जाते ना, डेमोक्रेसी को यहाँ सपोर्ट करते हैं। ये तो देखते हैं कि अगर नून नीचे है तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, अगर पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर चढ़ जाओ, आज पीटीआई है इसके ऊपर चढ़ जाओ। ये तो सारे बैठे हैं पार उसके अंदर कॉरिडोर्स के अंदर आने के लिए। They're not interested in democracy at all. अगर डेमोक्रेसी आपको चाहिए तो then you support the democratic parties and support the democratic process. आप तो पर्सनालिटीज पे आ जाते हैं हर जगह। पीटीआई उनके ऊपर आए, ये उनके ऊपर आ गए, एंड आपने एक दंगल बना दिया वर्बल डायरिया का। The question is you've got to get out of this rut. ये रट आपने कब से चलाई हुई है? 70 से आप ये चला रहे, बल्कि क्या उससे पहले भी आप चलाते रहे। तो क्या इसी आप बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम को कहेंगे, एक तरफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी? हमने अपने आपका मजाक उड़ा दिया है। लोगों को हम पागल बना देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सच्ची बात आप करते नहीं है। सच्ची बात आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका वोट बैंक खराब होता है। आप फाइन्स लेवी नहीं कर रहे या लोगों को नीचे टैक्सेशन पे नहीं, टैक्स बेस में नहीं लाते, आपका वोट बैंक खराब होता है। ताजर बैठा है, तुम्हारा मिलियनर बन गया है, उसको क्यों नहीं टच करते हो भाई? करो ना, क्योंकि वो भी खराब होता है। तो इसीलिए ये इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ ये है कि 3 या 4 साल की हुकूमत आए, उसके अंदर मेक व्हाट यू कैन, वो एज दे से मेक हे व्हाट द सन शाइन्स एंड देन गो अवे। सो बेसिकली हर बंदा आया, ट्राई रीट्रेड एंड ऑल दैट। तो अनफॉर्चुनेटली आपको एक मेंटल एक रेवोल्यूशन चाहिए, नियत अपनी साफ करनी चाहिए। कौन करेगा? ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये नियतें साफ नहीं होंगी। आपस में जो बैठ के बात नहीं कर सकते तो आप मुझे बताएं आगे कैसे चलाएं इसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान आपको कंफ्यूज नजर आते हैं या माइंड गेम खेल रहे हैं कौम के साथ? ये आपने भी शुरू में कहा कि कंफ्यूजन नजर आता है। मुझे ना सिर्फ कंफ्यूजन, मुझे अब डेस्परेशन भी नजर आने लगी इक़्तिदार में आने के लिए या जेल से निकलने के लिए। आप सिर्फ 8 से 10 दिन जो गुजरे हैं उनके बयानात सामने रख लें। एक दिन वो मुजीब का नाम सामने लाते हैं, उससे क्या पैगाम देते हैं कि मुझसे भी बात करो। बात के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि मुझे जब इक़्तिदार से उतार दिया गया था, मैं उस वक्त भी जनरल बाजवा से डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार था। Yes. इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि मेरे नीचे वालों से बात ना करो, मैं पीर हूं, मेरे से आगे बात करो। डायरेक्ट बात करने के लिए भी वो तैयार है। फिर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम भी ले लेते हैं कि जिम्मेदारी होगी तो ये उनके ऊपर जाएगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक काम गलत किया, वो जो बात करते हैं पीपल्स पार्टी से और पीएमएलएन थे वो गलत करते हैं, वो बहुत अच्छा इदारा है। इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाह रहे कि सिविलियन सुप्रीमेसी लेके आनी, वो कहते हैं कि मुझसे बात की जाए बस और किसी और से बात ना की जाए। तो मुझे तो लग रहा है दोनों चीजें कंफ्यूजन है। माइंड गेम्स के वो माहिर हैं, माइंड गेम। अब ये मैंने आपको 4 या 5 बातें सिर्फ 8 या 10 दिन की हैं, आप इससे ज्यादा पुराना ना जाए। अच्छा, अब आप हकाइक पे आए कि जो 44 महीने गुजरे, देखिए उसमें 3 चीजें तो वो नहीं दे पाए।
वो गवर्नेंस इस मुल्क को नहीं दे पाए। उन्होंने आधा पाकिस्तान जो है वो बुज़दार के हवाले किया हुआ था। खारजा पॉलिसी के हवाले से जितने हमारे दोस्त थे सबके साथ लड़ाइयाँ थी, अमेरिका के साथ लड़ाई, चीन के साथ लड़ाई, हर। और तीसरी बात आप सोच लीजिए कि मईशत का क्या हाल हो रहा था उस वक्त, अब उससे भी बुरा हो रहा होगा, उस वक्त क्या हाल हो रहा था। तो अब मुझे बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ उनसे क्या तवक्को रख सकती, इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो किस बुनियाद पे आगे बढ़ सकते हैं कि जब ये इनके पास डिलीवरी की तो कोई कैपेसिटी नहीं है, इन्होंने दिखा दिया कि ना डिलीवर नहीं कर सकते, गवर्नेंस के हवाले से नहीं कर सकते, खारजा पॉलिसी के हवाले से नहीं कर सकते, इकोनॉमी के हवाले से नहीं कर सकते, तो फिर बाकी क्या बचे। इसका जवाब मेरा ख्याल है आमिर सईद बासी साहब से लेते हैं, क्योंकि बासी साहब को हमेशा पीटीआई मजलूमियत के एंड पे नजर आती है कि वो बहुत मजलूम है, ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, बहुत नाइंसाफी हो गई उनके साथ। बासी साहब, अब एक बंदा धमकी भी दे, इल्जामात भी लगाए और साथ ये भी कहे कि मैं बात करने के लिए भी तैयार हूँ, डिलीवर वो कुछ नहीं कर पाया अपने टाइम पे, उस बंदे के साथ किस तरह बातचीत हो सकती है, बातचीत का रास्ता कैसे खोला जा सकता है? देखिए, एक तो सलमा आपको भी पता है कि इस मुल्क में किसी भी मामले को सेटल करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और सियासी जमातें और सियासी कायदीन हमें पता है कि वो बहुत जल्दी इस मामले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ से जब भी बातचीत करनी हो तो बहुत जल्दी उनकी बात मान लेते हैं। तो ये तो बहुत कम देखा हमने कि कोई इतनी ज्यादा उसके ऊपर रिएक्ट करे या उन तमाम चीजों को आगे लेकर चले जो बातें मानने वाली हैं या नहीं है। तो अपेरेंटली तो ये लगता है कि जिस तरीके से वो अभी तक अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे और अभी तक वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखिए ना, उनसे हम जब इवन मैं जेल भी गया तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा इस मुल्क के तमाम मसाइल का एक ही हाल है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जो आवाम जिसको वोट दें उसको आप आने दें और उसको आप जो है वो पावर दे दें और वो फिर फैसला करें। और फिर जो डॉक्टर साहब अक्सर बुज़दार साहब का जिक्र करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बुज़दार साहब जाती तौर के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो उनकी शायद कोई क्रेडिबिलिटी अब तो नहीं थी परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल सूबे में इतनी बुरे हालात नहीं थे जो अगर आप बाकी सूबों को देखें तो वहां पर भी तो इतने ही मुश्किल हालात हैं। आप सिंध में देखें जो लेकिन वो बुरे हालात इसलिए नहीं थे कि उनसे पहले की हुकूमतें अच्छा काम करके गई थी बासी साहब। अरे देखे ना, तो फिर बुज़दार साहब ने क्या बुरा किया, उसके बाद भी तो उन्होंने अच्छा क्या किया, वही तो मैं कह रही हूँ, कोई तो वैल्यू एडिशन होता, कोई तो काबिले जिक्र बात होती। मैं आपको बताता हूँ, देखिए उनके दौर में मैं अर्ज करता हूँ, उनके दौर में मसाइल ये थे कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, जो इससे पहले बहुत ज्यादा जिस तरह हम देखते थे ट्रांसफर पोस्टिंग्स मुतल्लिका जो MNA MPS की खाने पीने की पॉलिटिक्स होती थी वो नहीं थी। नहीं एक मिनट बासी साहब, ये पैसे लेके पोस्टिंग ट्रांसफर कौन करता था अगर बुज़दार साहब खुद नहीं करते थे? क्या उनको कुछ नहीं पता था कि उनके सूबे में क्या चल रहा है? आपके ख्याल में 2018 में कुछ भी नहीं? आप खुद कहते हैं माजी की बात ना करें, हम तो बुज़दार साहब के टेन्योर की बात कर रहे हैं। उनके दौर में भी पैसे लेके बहुत पोस्टिंग ट्रांसफर्स हुई, और ये जो बुशरा बीबी के केसेस थे या उनकी सहेली के केसेस थे वो क्या थे? वो पैसे पंजाब से ही तो लिए जाते थे, ये करप्शन पंजाब में ही तो हो रही थी। दूध और शहद की नहरों से डोल पकड़ के आवाम को देते रहे, उन पे केसेस ये थे। मेरे ख्याल में आप भूल गई हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर क्या इल्जाम थे कि 1 करोड़ रुपए का साफ पानी से अभी वसीम अकरम प्लस की बात हो रही है बासी साहब, शहबाज शरीफ ने किया होगा, उन पे केसेस बने होंगे, लेकिन अभी बात हो रही है वसीम अकरम प्लस की कि उनके दौर में क्या हुआ। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनके दौर में भी अगर झूठे इल्जामात दिखे हैं तो वो साबित होने चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इल्जामात है ना, आप मुझे बताएं कि इल्जामात से ज्यादा क्या है? आप मुझे बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब पर इल्जामात नहीं लगते थे, इसके साथ साथ जो बाकी क्या इल्जामात नहीं लगे, इल्जामात नहीं लगे, पूरे सूबे जाली बैंक अकाउंट चलते थे, एक अकाउंट में पैसे डलते तो घूमते पता चलता था वो जरदारी हाउस और बिलावल हाउस जा रहे हैं। ये भी तो केसेस थे, आप ख्याल में ये केसेस नहीं थे? हमारी साहब सब केसेस थे, लेकिन मान ले आज के देखिए गलत को गलत कहना चाहिए। आपको आपका टिल्ट होगा किसी, मतलब हर बंदे की पसंद नापसंद होती है पॉलिटिकल पार्टीज में भी, और आजकल सहाफियों में ये तफरीक वैसे ही बढ़ गई है, लेकिन जिस जमात की गलतियां हैं उनको एडमिट करना चाहिए। जहां करप्शन हुई या जहां पर करप्शन के इल्जामात हैं उसकी कोई तो क्लियरेंस आनी चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी। वो जो अकाउंटों में पैसे थे वो तो इल्जाम नहीं थे ना, पैसों के तो प्रूफ थे, ट्रांजैक्शंस के प्रूफ थे, जो फिर बाद में अदालतों में भी गई चीजें।
अब्बासी साहब 7 आईजी ट्रांसफर हुए 44 महीने के अंदर, 7 आईजी आए और गए, 4 वज़राए खजाना आए और गए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 दफा बदली हो गया। 44 महीने में इतनी तब्दीलियां तो मुझे नहीं नजर आई कभी भी पंजाब के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे हम आज कौन से कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त हालात में रह रहे हैं। अब्बासी साहब, आप खुद कहते हैं कि माजी को आप हाल के साथ ना कीजिए, अब आप खुद वही काम कर रहे हैं कि ठीक है माजी में अगर गलत हुआ तो क्या इस बुनियाद पर हमें अब भी गलत करना चाहिए। देखिए ना, हम माजी से सीख तो सकते हैं ना। अगर आप किसी गलत को डिफेंड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क की खराबी में आपका और मेरा भी किरदार है। हम जर्नलिस्ट जो हैं वो गैर जानिबदार हैं। हमें गैर जानिबदार रहकर अगर वो शहबाज शरीफ साहब गलत करते हैं, खान साहब गलत करते हैं, जरदारी साहब गलत करते हैं, इवन कोई भी गलत करता है, तो हमारा ये फर्ज है बीइंग ए जर्नलिस्ट कि हमें इस गलत को गलत कहना है, और अगर कोई ठीक कहता है तो हमें उसे दुरुस्त करना है। हमें इन जानबदारी से हट कर काम करना है। देखिए, हम खुद तकसीम दर तकसीम हो चले गए हैं। यही वजह है कि इदारे भी तबाह हो रहे हैं, आपका इदारा भी तबाही के दहाने पे है। इसलिए हमें सच को कम अज कम, अब तो खुदारा हमें सच की बात करनी चाहिए, वो किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे। जी बात साहब, मैं अर्ज करता हूँ अनवर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इल्जामात की बात है ना कि जनाब पीटीआई के दौर में बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस थी, सवाल तो यही है ना कि बैड गवर्नेंस बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी हुकूमतों के दौर थे, क्या वो बहुत गुड गवर्नेंस। अब बात तो हमने इन्हीं सिस्टम के अंदर से लोगों को सिलेक्ट करना है कि किसकी गवर्नेंस बेहतर थी, किसकी गुड थी, किसकी बैड थी, किसकी थोड़ी अच्छी थी, किसकी ज्यादा बुरी थी। इस पे तो मान लेना कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस बेहतर थी, जिसकी बेहतर थी उसको मान लेना चाहिए। नहीं, शहबाज साहब की भी अच्छी होगी, इसी तरह उस्मान गुजार साहब की बुरी थी तो क्रिटिसाइज होना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या हमने इन सिस्टम्स के ऊपर इसी तरह क्रिटिसाइज करने, बात ये हो रही थी क्या जो बानी आई हैं उनके दौर में ये मसाइल थे, वो तो इसलिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा था कि ये इक़्तिदार में आने के लिए गवर्नेंस मैटर नहीं करती, यहाँ पर और फैसले होते हैं जिसकी वजह से इक़्तिदार में आया जाता है। ना तो इसमें गवर्नेंस मैटर करती है, ना इसमें आपकी कोई अचीवमेंट्स मैटर करती है, ना कुछ और करता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ इक़्तिदार में आने के लिए पैमाना कुछ और है, पैमाना कुछ और है आपके ख्याल में। बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, एक और टॉपिक पे बात करेंगे, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के खुफिया इजलास की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसको खुफिया रखा जा रहा है। मीडिया के साथ कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया, मीटिंग मिनट्स शेयर नहीं किए गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, ना मीडिया को बताया गया, और ना ही एफबीआर के अफसरान को ये इजाज़त है कि वो बगैर इजाज़त के मीडिया से बात कर सके। डॉक्टर साहब, क्या चार्टर की खिलाफ वर्जी की जा रही है यहाँ पे ईसीसी की तरफ से? मैं आज ही चार्टर पढ़ रहा था सर, और आप सोचिए कि एक आधा दर्जन के करीब काबीना की कमेटीज़ हैं, और ये ईसीसी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी। ये 6 फुल वजीर, इसमें वजीर ख़जाना हैं, इसमें इकनॉमिक अफेयर्स के वजीर हैं, कॉमर्स के हैं, पावर के हैं, सब इम्पॉर्टेंट वज़रा वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि इसके चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि ईसीसी का पर्पस क्या होगा, और वो कहते हैं कि इसका जो असल पर्पस है वो एक फलाही रियासत के हसूल के लिए इक़दामात उठाना है। अब आप खुफिया करें ना खुफिया करें, आपने ऐसे काम करने हैं कि आप पाकिस्तान को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जाएं, ये चार्टर में लिखा हो। बाकी 8-10 चीजें और हैं कि आपने इकोनॉमिक पॉलिसी देखनी है, आपने माशी पॉलिसी, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी है, सब काम करते रहें। ये मैं सिर्फ इस इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से नहीं कह रहा, किसी ने भी यह चार्टर नहीं पढ़ा। देखिए, जो वेलफेयर स्टेट है, फलाही सियासत है, उसकी 3 बुनियादी चीजें। एक तो सोशल सिक्योरिटी, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो हुकूमत आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है। आपकी सेहत का ख्याल रखना और तालीम, ये 3 बेसिक चीजें हैं। ये चीजें क्या इस वक्त जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ये वाली हो या इससे पहले वाली हो, जो चार्टर में इन्होंने खुद से लिखा है, ये चार्टर जो है ये अभी मार्च की 23 तारीख को छपा, ठीक, ये गजट में आया, और उसमें ये लिखा कि आपने इक़दामात उठाने हैं पाकिस्तान को फलाही रियासत की तरफ ले जाना है। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया आज तक कि जो फलाही रियासत की तरफ जा रहे हो? लेकिन अगर कुछ किया है तो बता दें, अब आपको बता दें, पता लोग दुआ करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे उसके। ठीक है मीर साहब, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, कुछ पता नहीं चला किसी को इस इजलास की कहानी क्या है, अंदर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, ऐसी क्या सीक्रेसी थी? ना बात ही कुछ नहीं है, वो भी डॉक्टर फरक ने बता दिया। आप उन्होंने क्या किया है मुझे बता दें। आपने जो सोशल सिक्योरिटी है पूरी दुनिया के अंदर, आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं जब व्हेन यू आर आउट ऑफ अ जॉब,
और आप उन लोगों को देते हैं जो कि टैक्स पेयर होते हैं। आप नॉन टैक्स पेयर्स को ये फैसिलिटी नहीं देते, पूरी दुनिया के अंदर है। यहाँ पाकिस्तान में अंदर तो हम तो टैक्स देना चाहते नहीं है, फिर हम फैसिलिटीज भी मांगते हैं। हमारा बड़ा एक वो कहते हैं ना, वो उधड़ा हुआ एक निजाम है, और इस उधड़े हुए निजाम को आपको एक टोटल रिफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आओ। आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, आपको हर जगह रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि हम एक आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए। आपका बच्चा है, ये पीएचडी करता है, खुदा की कसम वो 2 लफ्ज अंग्रेजी के सही नहीं बात कर सकता वो। True. उसको इतना नहीं नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स का नहीं उसको पता कि किस तरह उससे बात करनी है। तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देख लें, रेटलाइजेशन पे चला रहे, एंड दे विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर्स एंड गॉड नोज व्हाटएवर दे आर। सो द क्वेश्चन इज, आपको एक सलमा, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हम तो कॉस्मेटिक्स बातें कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वी गॉट टू गो डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। आपने किसी चीज पे कोई काम नहीं किया हुआ है, आप तो अभी सर्वाइवल रेट के ऊपर हो, सर्वाइव कर रहे हो आप। देखो ना, आपके 300 रुपए पे पेट्रोल है, आगे आप देखो क्या हो रहा है। एंड ये नहीं कि पाकिस्तान, दुनिया के अंदर हर जगह महंगाई है, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री, बट आर यू कीपिंग इट इन द आपकी जो सैलरीज है विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आर यू डूइंग इट? आपका कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन है? आपका कोई ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स है? कुछ नहीं है। रिफॉर्म्स की जरूरत है। कथा कलामी के लिए माजरत मीर साहब, वक्त कम है, मैं बाकी 2 पार्टिसिपेंट का भी कमेंट शामिल कर लूं इसमें। आमिर सईद बासी साहब, आपके पास तो अंदर की खबरें होती हैं, ऐसा क्या था इस मीटिंग के अंदर? देखिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सा ये ख्याल किया जाता है कि बहुत सी जब सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर गुफ्तगू होती है तो उससे मुल्की सलामती को खतरा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ट्विटर बंद कर दिया जाता है, बात नहीं करने दी जाती। इवन मीडिया के ऊपर भी बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर, इवन मैं देख रहा था जो फाइनेंस के रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनसे बात हो रही थी, उनको एंट्री बंद कर दी गई उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ये नहीं होना चाहिए, बताना चाहिए मीडिया को क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, देखें क्या क़यामत आ जाएगी। मीडिया ने कौन सा आपसे कोई फैसलेबाजी छीन लेनी है? कोई क़यामत नहीं आएगी। कौन सी जंग की प्लानिंग हो रही थी जो नहीं बता सकते थे? ठीक है रनवीर साहब। देखिए सलमान, ना तो आपके पास कहने को कुछ था और ना आपने कुछ किया जो आप मीडिया को बताते। दूसरी बात यह है कि ये आज़ादी इजहार और एक महज़ब माशरे के असूलों के मुनाफी होता है कि आप चीज़ों को छुपाएं। अच्छा, तीसरी बात कि आप इसे खुफिया रख भी नहीं सकते। आप देख लीजिएगा, कल को यही बात इन्हीं अफसरान में से बाहर निकलेगी, इन्हीं अफसरान में से ये बातें लीक होंगी। ये तो अनवर साहब ने एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। लोग इंतजार करेंगे कब बातें बाहर आती है। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।